हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा सीख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो मैं जोगेंद्र गंगवार आईटी गांधीनगर से लाया हूं आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल्स का कुछ पोर्शन पढ़ा था, जिसमें भी मेजरली हमने पढ़े थे कार्ब कटायन। कार्ब कटायन में हमने पहले देखा था द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कटायन, उसके बाद हमने देखा था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन, और उसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस एसोसिएटेड विद कार्ब कटायंस देखी थी। अब हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स में सबसे पहले हाँ देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सॉल्वेंट, लीविंग ग्रुप एटसेट्रा पढ़ा दिया था, जो कि थोड़ा सा बेस टाइप है SN1 एंड SN2 और अदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। ठीक है। अभी उसका ही थोड़ा बेस और समझ लो, इसको न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो, न्यूक्लियोफाइल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिए थे कि व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज काइंड ऑफ करा दूंगा, एंड दो या दो से अधिक अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल्स दिए हुए हैं तो उसमें हमें उनकी स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या और भी सारी रिएक्शन में जहाँ न्यूक्लियोफाइल इंक्लूड है। वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उनकी स्ट्रेंथ का आइडिया होना चाहिए, कौन ज़्यादा स्ट्रेंथ, किस न्यूक्लियोफाइल की ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है। कौन अच्छे से सब्स्टिट्यूट कर लेगा, कौन नहीं कर लेगा, उसके बेस पे भी रिएक्शंस, मतलब हम एक आइडिया लगाते हैं कि कौन सी SN1 है, कौन सी SN2 है, एक्सेट्रा। ठीक है। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस जेई मेंस में भी आते हैं। ठीक। तो हम न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपना SN1 एंड SN2 पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स में मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस बताया था, अभी फिर बता देता हूं। न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज पार्टिकल्स और स्पेसीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है। लेकिन बेस क्या होते हैं, बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो आपके पास CH3O नेगेटिव दिया है, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं CH3Cl से। ठीक है। तो क्या बनाएगा ये, जो ये आपका CH3O नेगेटिव है, इट विल वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये यहाँ अटैक कर देगा क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है। अटैक करेगा तो इसको ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, एंड जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3OCH3। ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ये क्या कर रहा है, इसके पास देखो, ऑक्सीजन के पास अगर आप देखो तो 3 लोन पेयर हैं। ठीक है। 3 क्या है, लोन पेयर हैं। तो ये 3 लोन पेयर हैं, ये डोनेट करके इसके साथ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। ये देखो, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। और ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो स्पेसी होती है पूरी जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है। अब देखते हैं कि बेस क्या होता है। तो बेस में अगर मैं सिमिलर स्पेसी लूं, जो हमने लास्ट मतलब इस केस में ली है, उसकी रिएक्शन मैं कराऊं H2O के साथ, तो होगा क्या, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से प्रोटॉन मतलब H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा ये, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना, तो ये क्या बना लेगा, CH3OH। ठीक है। और इधर आपका OH नेगेटिव निकल जाएगा, और इधर भी आपका क्लोराइड आयन निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये एज अ बेस काम कर रहा है, एज अ बेस काम कर रहा है, और यहाँ ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। ठीक है। तो आपको इस एग्जांपल की हेल्प से एक बार मैंने फिर क्लियर कर दिया कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होता है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। अब हम देखते हैं कि जो ये रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियोफाइल की, ये होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस, एंड बेस की जो एसिड बेस अपनी रिएक्शन होती हैं, ये होती हैं आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस। किस पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। इनको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर दिया जाता है उस पर अगर ये फॉरवर्ड जा रही हैं, अगर आप उससे कम टेम्परेचर देंगे तो ये बैकवर्ड चली जाएंगी। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाती हैं, इसलिए ये क्या है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस।
और यहाँ अगर आपका स्टेबल प्रोडक्ट बन गया इस केस में तो ये हो जाएगी, मतलब ये बैकवर्ड नहीं जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, चलो। और ये होती है रेट कंट्रोल्ड। रेट कंट्रोल्ड कैसे होती है? क्योंकि इनमें कार्ब कटायन बनता है, कार्ब कटायन बनता है। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास CH2 पॉजिटिव कार्ब कटायन है, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कटायन इस केस में क्या होती है? आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। इसीलिए ही ये रेट कंट्रोल्ड स्टेप, रेट कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कार्ब कटायन फॉर्म करने में, स्लोएस्ट स्टेप होता है, एंड दैट डिसाइड्स होल प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या होल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जबकि एसिड बेस रिएक्शन में ये स्टेबिलिटी कंट्रोल होती हैं, इनको क्या है? स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, बाकी सब दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, ऐसे बोलना तो सही नहीं है बट स्टिल, कोई आदमी मान लो जिसको पसंद है, एक आदमी जिसको चीजें पसंद है एक्सप्लोर करना बिना बिना प्रेशर के, अपना काम करना, ठीक है। और एक आदमी है जिसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है, जिसको सिर्फ अपना डेस्टिनेशन दिखाई देता है, एक डेस्टिनेशन है उसका, उसको वहाँ पहुँचना है, चाहे आप इस रास्ते से पहुँचा दो, चाहे आप इस रास्ते से पहुँचा दो, चाहे आप इस रास्ते से पहुँचा दो, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या होगा? ये सब कुछ एक्सप्लोर करेगा बट एट द एंड ये स्टेबल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, और फिर इसको वापस आना मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत डिसाइड करके अपने इंटरेस्ट के बेस पे इस मुकाम तक पहुंचा है। जबकि ये आदमी जो ये वाला है, इसने दुनिया को ज़्यादा देखा नहीं, इसने केवल एक गोल बना लिया एंड ये यहाँ पहुंच गया। अब इसको इसमें मज़ा नहीं आएगा तो ये फिर बैक जाएगा। तो काइंड ऑफ ये प्रोसेस है, आपको समझ में आया हो तो बढ़िया बात है, वरना ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। जिसको समझ में आया वो समझ लो, जिसको समझ में नहीं आया वो मत समझो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं ये क्या होती हैं? केसीपी होती हैं। रेट कंट्रोल्ड है तो केसीपी होंगी, और ये क्या है? स्टेबिलिटी कंट्रोल है तो ये आपकी टीसीपी होंगी, क्योंकि हमारी टीसीपी रिएक्शन क्या होती थी? रिवर्सिबल, टेम्परेचर के बेस पे वो फॉरवर्ड बैकवर्ड जाती थी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, 4 पॉइंट समझ में आ गए। चलो अब हम आगे देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें हम क्या देखेंगे? दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अगर आपके पास दिए हुए हैं तो आप उनकी स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे? तो इसमें चलो अपना सबसे पहला रूल देखते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि होता क्या है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी। टेंडेंसी ऑफ अ पार्टिकल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, मतलब कोई भी पार्टिकल या कोई भी स्पेसी आपको दी हुई है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की, इस टेंडेंसी को आप न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं या स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पहला रूल हम देखते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ये आपकी कॉन्जुगेट बेस की एसिड से ज्यादा होती है। जैसे आप इधर ही देख लो, HOH मतलब पानी, क्या है ये? पानी। वो आपने गाना सुना होगा, सारा मसला रोटी दा, लेकिन सारा मसला पानी दा होता है, ठीक है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं पानी के लिए। तो ये आपका पानी है। अब इससे मैंने क्या कर दिया? H प्लस निकाल दिया। जब H प्लस मैंने निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव। अब आप बताओ, आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। देखो ये अपना क्या है? एसिड, और इससे आपने H प्लस निकाल दिया तो ये आपका बन गया कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड के रेस्पेक्ट में इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो समझ लिया आपने एसिड और कॉन्जुगेट बेस होते क्या हैं। अब हम देखते हैं कि ये कह क्या रहा है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो कॉन्जुगेट बेसिस की एसिड से ज्यादा होती है। अब आप इधर खुद देखो अपने हिसाब से, आपको क्या लगता है इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने की टेंडेंसी, या किसी भी पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? आप इन दोनों को, मतलब H2O और OH नेगेटिव को देख के बताओ, इसको और इसको देख के बताओ किसकी ज्यादा होगी। देखो इसको आप एक एग्जांपल की तरह समझो कि आपके पास मान लो
1 लाख रुपए हैं, दूसरे आदमी के पास भी 1 लाख रुपए हैं, ठीक है? या उसके पास फॉर एग्जाम्पल 1,10,000 रुपए हैं, बट वो दुनिया को दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है मेरे पास 1,10,000 रुपए हैं, और आप नहीं दिखा रहे हो, आपके पास 1 लाख रुपए हैं। तो किसके हाई चांस है कि किसका पैसा चोरी हो जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वो दिल्ली में ट्रेवल कर रहा है, तो किसके हाई चांस हैं कि जेब कटने वाली है, ठीक है? तो जो पैसा दिखा रहा है उसकी जेब कटने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसा ही सेम सीन यहाँ होता है, जिसका चार्ज आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाए, इसके हाई चांसेस हैं, ठीक है? तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? ये समझ लिया आपने? चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है हमारा? HOH, पानी, और ये H3O+, ठीक है? अब फिर से आपके पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, और जो वो दूसरा आदमी था उसके पास 1,10,000 रुपए थे। फॉर एग्जाम्पल वो दिल्ली में ट्रेवल कर रहा था, उसके 20,000 रुपए चोरी हो गए, अभी उसके पास 90,000 रुपए बचे। तो अब आपको चुल मची कि यार मैं भी अब पैसा अपना दिखाना शुरू करूं। फिर आपने अपना पैसा दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो अब किसके ज़्यादा चोरी होने के चांसेस हैं? आपके पैसे के, ठीक है? तो ऐसा इधर होगा कि इसके पास 90,000 रुपए हैं एंड इसके पास 1 लाख रुपए हैं। अब ये क्या कर रहा है? पैसा दिखा नहीं रहा है, नॉर्मली रह रहा है, बट ये छिपा के रख रहा है, ये गरीबी दिखा रहा है क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भिखारीपन दिखा रहा है। तो जो भिखारीपन दिखाएगा उसके पैसे चोरी होने के कम चांसेस हैं, और जो नॉर्मली रह रहा है उसके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? तो इसलिए इस केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी वो इसकी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये नॉर्मली रह रहा है और ये एकदम भिखारीपन दिखा रहा है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे हम इन शॉर्ट केमिस्ट्री की भाषा में, कि दो स्पेसी दी हुई हैं, एक नॉर्मली है और एक के पास नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज वाले की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, या उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, उसमें से एक स्पेसी नॉर्मल है, दूसरी स्पेसी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पेसी की सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी, और जबकि नॉर्मल वाला जो होगा उसका लोन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, या इन शॉर्ट हम बोलें कॉन्जुगेट बेसिस की न्यूक्लियोफिलिसिटी एसिड से ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये चीज़ तो मैंने काफ़ी अच्छे से समझा ली, भूल मत जाना। दूसरा रूल अपना क्या कहता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली या इनवर्सली, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। क्योंकि देखो, इसको आप ऐसे समझो, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करेगा, ठीक है? वो होता है ना कि आपके दो दो मॉम ले लो, दो बच्चे हैं, उनकी दो बच्चों की अलग अलग मॉम है, ठीक है? तो जिसकी मम्मी ज़्यादा बच्चों को टाइट रखेंगी, मतलब उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है? तो वो अपने बच्चों को मतलब थोड़ा कम छूट देंगी, तो उनके बच्चे हाथ से निकलने के चांसेस कम है। जनरली नहीं होता है, देखो ये सब चीज़ें ऐसे डिपेंड नहीं करती, आई डोंट बिलीव, बट स्टिल मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि जिसके स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं उसका बच्चा हाथ से निकले इसके चांसेस कम है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ इसको, रियल लाइफ में या ऐसे किसी से कंपेयर मत करने लग जाना, ठीक है? तो ऐसा ही सीन यहाँ पे है कि जिस भी आयन मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो अपने साइड जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के रखता है। जब खींच के रखता है तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है, ठीक है? तो यही बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है? अब आप इधर देखें कि गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? बढ़ती है। इसमें सेंट्रल एटम आपका कार्बन है, इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसमें सेंट्रल एटम फ्लोरीन है, ठीक है? तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें, इधर सबसे पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है पीरियोडिक टेबल में। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है? होगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना टाइटली होल्ड करेगा,
और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी। तो अगर हम देखें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपका कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमने देख लिया ये तो पीरियोडिक टेबल में कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। ठीक है, जनरली। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो कैसे देखना है? ये चीज़ मैंने आपको जीओसी में भी बताई थी, फिर बता दे रहा हूँ। ये सेंट्रल एटम है, ये कितना हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसमें अगर आप परसेंट p कैरेक्टर देखो तो कितना हो जाएगा? 50%, है ना? इसमें आप परसेंट p कैरेक्टर देखो तो 66.67%। ठीक है, इसमें आप परसेंट p कैरेक्टर देखो तो दैट इज 75%। और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट p कैरेक्टर। परसेंट p कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इस बात को अपने जहन में उतार लो। वो होता है ना कि इस सॉन्ग को, या आई वॉन्ट दिस सॉन्ग इन माई वेन्स, मतलब आप किसी सॉन्ग को फील करना चाहते हो तो कहते हैं कि मेरे जहन में या मेरी नसों में इसको उतार दो। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इस जो ये फार्मूला है या ये फैक्ट है जो भी है, इसको आप अपनी नसों में, अपने जहन में उतार लो। ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट पी कैरेक्टर। तो परसेंट पी कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे कम। परसेंट पी कैरेक्टर इसमें सबसे कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे कम उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा। तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इस केस में ऐसा हो जाएगा कि सिंगल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी उससे कम, एंड ट्रिपल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी उससे भी कम। या हम बोलें कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर पाता है, मीनवाइल सिंगल बॉन्ड अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, चलो ये वाला रूल हो गया। अगला रूल हम पढ़ते हैं, गोइंग डाउन द ग्रुप इन पीरियड टेबल न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो होता क्या है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मैं आपको बताऊं। जैसे ये आपका F नेगेटिव है, इसका साइज छोटा है। क्लोरीन नेगेटिव, इसका साइज इससे बड़ा है। ब्रोमाइड आयन जो है इसका साइज इससे भी बड़ा है। एंड आयोडाइड आयन, इसका साइज इन तीनों से बड़ा है। अब क्या होगा, पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होगा वो इनको सॉल्वेट करने का ट्राई करेगा। मान लो हम पानी ले रहे हैं, पानी अपना पोलर प्रोटिक है ना, तो हमने पानी ले लिया। ठीक है, अब इसने इसको तो अच्छे से सॉल्वेट कर दिया, बट जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, मान लो इसको देखो, इसको ये अच्छे से सॉल्वेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है। वो होता है ना, छोटे लोगों को सब दबा लेते हैं बट बड़े लोगों को दबाने में दिक्कत आती है। ठीक है, ऐसा ही इधर होगा कि बड़े आयंस को सॉल्वेट करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए जब आप किसी भी आदमी को घेर नहीं पाओगे तो वो अपना काम कर लेगा, आप उसको उसका काम करने से नहीं रोक सकते। सिमिलर चीज यहाँ पे है कि बड़े आयंस को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट नहीं कर पाते, इसलिए उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। और ये जो छोटा आयन है इसको इसने घेर लिया, जब घेर लिया तो ये कहीं मूव नहीं कर पाता, अच्छे से किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में गोइंग डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी increases. Meanwhile, in polar aprotic solvents, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। फिर यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सहारा लेंगे, या हम बोलेंगे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर दूर जाने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज के बेस पे आपको देखना है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अपना फोर्थ रूल क्या कहता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। मान लो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, किसी भी बेस की ज्यादा स्ट्रेंथ है तो वो एसिड के साथ अच्छे से रिएक्ट, यही तो होता है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है वो जल्दी रिएक्ट करेगा, यही होता है ना।
तो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो अच्छे से रिएक्ट करेंगे, इसका मतलब उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, है ना, अच्छे से रिएक्ट करेंगे। अब इसमें अगर आप देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये मैंने जीओसी में भी बताया था, फिर बता दूं, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है, ये डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये इस पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो बेंजीन की रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब इसकी यहाँ पे प्रेजेंस कम है, तो ये असर कम दिखाएगा। असर कम दिखाएगा मतलब ये अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और ये कहीं इस पे प्लस एच इफेक्ट और लग रहा है, तो ये यहीं पे जो यहीं पे नेगेटिव चार्ज आपका पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। जब ये पूरा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है और ये पूरा डीलोकलाइज हो रहा है इसमें, तो जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी, और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये एकदम विचलित है। देखो वही होता है कि दो नेगेटिव चार्ज हैं, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है? बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा है वो जो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा विचलित है ना, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इन दोनों में अगर आप देखो, जिसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया उसको मतलब ही नहीं हुआ मैं तो स्टेबल हूँ, मेरे को तो कोई चुल नहीं मची है इतना जल्दी किसी के साथ रिएक्ट करने की। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज एकदम डिस्टेबलाइज्ड है, उसको लोग धक्के मार के घर से निकालना चाहते हैं, तो उसको एकदम चुल होगी कि यार मैं किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके स्टेबल हो जाऊँ, है ना, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, और बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। ठीक है, चलो फोर्थ रूल आपने देख लिया। अब हम देखते हैं फिफ्थ रूल अपना क्या कहता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस रिड्यूसेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। स्टेरिक हिंड्रेंस इज मतलब ये होता है कि भीड़ भीड़ जो होती है या क्राउड जो होता है, ड्यू टू ब्रांचेस, अगर किसी भी एटम के साथ बहुत सारी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, तो वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अब इधर आप देखो, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है, और ये वाला कार्बन आपका 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री है। तो इसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस लगी हैं, जब बहुत सारी ब्रांचेस लगी हैं तो ये अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसको आप एक एग्जांपल के तौर पर सोचो कि एक पुलिस ऑफिसर है, ये कौन है? पुलिस ऑफिसर है, और एक चोर है, ये भाग रहा है बैग लेके। बैग बैग तो मेरे को बनाना अच्छे से नहीं आता, बट देख रहा हूँ बन जाए अगर बैग तो, कुछ भी लेके मान लो भाग रहा है, ठीक है। अब ये इनको चेज कर रहे हैं, तो अगर पुलिस ऑफिसर के पास एक बैग है तो वो थोड़ा स्लो हो जाएंगे क्योंकि ये चोर तो फ्रीली भाग रहा है। अगर इनके पास दूसरा बैग हो गया तो फिर ये और स्लो हो जाएंगे। अगर इनके पास तीसरा बैग आ गया तो ये और स्लो हो जाएंगे। तो काइंड ऑफ इन शॉर्ट हम समझें कि नंबर ऑफ बैगेस बढ़ते जाएंगे तो ये स्लो हो जाएंगे, अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, अच्छे से चोर को नहीं पकड़ पाएंगे। सिमिलर केस यहाँ पे है कि जितना क्राउडिंग बढ़ती जाएगी तो वो उतना न्यूक्लियोफाइल स्लो हो जाएगा, वो उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्राउडिंग बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, या उसी को हम बोले स्टेरिक हिंड्रेंस रिड्यूसेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपनी SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। इसके लिए मैं एक ये इमेज उठा के लाया हूँ थोड़ा आपको अच्छे से समझाने के लिए, इसको आप लोग देखो, एक मिनट। इसको अगर आप देखें, ये है आपकी SN1 रिएक्शन और ये है आपकी SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो हम अगर SN1 रिएक्शन देखें तो इसमें ये है आपका सबस्ट्रेट, क्या है? सबस्ट्रेट, और ये है लीविंग ग्रुप। ठीक है, अभी बस समझ लो, आगे एग्जांपल लेके प्रॉपर्टीज लेके बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस इससे समझो, ये से इससे शायद आपको अच्छे से समझ में आए। और ये है न्यूक्लियोफाइल। अब एक सबस्ट्रेट है, उसमें लिविंग ग्रुप ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल को भी बैठना है, तो वो बैठा है, इंतजार कर रहा है कि लिविंग ग्रुप जाएगा फिर मैं उसमें जाके बैठूंगा। जो ये सीट है, जो ये बैठने की सीट है या चेयर है, कुछ भी है, इसमें बैठने का इंतजार कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो वो लिविंग ग्रुप के निकलने का इंतजार करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि लिविंग ग्रुप निकल गया, फिर आके अपना न्यूक्लियोफाइल बैठ गया। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, जो पीली बिल्ली है न्यूक्लियोफाइल है, एंड ब्लू बिल्ली इज लिविंग ग्रुप। तो आपने देख लिया SN1 में क्या हो रहा है, पहले लिविंग ग्रुप जा रहा है, उसके बाद आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है या उससे सबस्ट्रेट से कनेक्ट हो रहा है।
बट SN2 में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये वेट नहीं करता। ये कहता मैं क्यों वेट करूं, मैं क्यों वेट करूं। तो वेट नहीं करता है, ये इसको मार के भगा देता है, ठीक है, और आराम से लास्ट में खुद रेस्ट करने लग जाता है। तो ये समझ लेना आप इन शॉर्ट कि SN1 में न्यूक्लियोफाइल थोड़ा शरीफ होता है, वो कहता है ठीक है भैया आप बैठे हो बैठे रहो, जब आप निकल जाओगे तो मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल एकदम बदमाश होता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, लिविंग ग्रुप तू निकल, ये तेरी जगह नहीं है, ये इसको मार के भगा देता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसको अब हम केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम समझें तो जो SN1 होती है उसमें एक तो आपका हो गया सबस्ट्रेट जिसको हम R बोल रहे हैं, एंड एक हो गया लिविंग ग्रुप। तो सॉल्वेंट की वजह से लिविंग ग्रुप अलग हो जाता है, एंड ये लिविंग ग्रुप हो गया आपका, एंड ये सबस्ट्रेट या कार्ब कटायन हो गया, ठीक है। अब जो शरीफ हमारा ये है न्यूक्लियोफाइल है, ये देखता है चलो जगह खाली है, जाके अटैक करके या मान लो कनेक्ट हो जाता हूँ, तो RX बन जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया SN1। अब SN2 में क्या होता है, इसने देखा कि R के साथ L कनेक्टेड है या सबस्ट्रेट के साथ लिविंग ग्रुप कनेक्टेड है, इसने कहा अच्छा भाई इतनी हिम्मत, तो ये क्या करता है, इसको लात मार के बाहर कर देता है और खुद उससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? एक मिनट, इसमें ये कनेक्ट नहीं होता है, इसमें ये कनेक्ट नहीं होता है, गलत मैंने कर दिया, ये कनेक्ट होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जाके इससे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, और इसमें भी ऐसा बनता है। तो आपने देख लिया कि क्या हो रहा है, SN1 में वो इंतजार कर रहा है, सॉल्वेंट जो लिविंग ग्रुप को सॉल्वेट करके हटा रहा है आपके सबस्ट्रेट से, फिर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, फिर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बना रहा है। बट SN2 में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को लात मार के भगा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो कार्ब कटायन बन रहा है, ये आपका क्या हो गया, स्टेप 1, जिसमें सॉल्वेंट लिविंग ग्रुप को हटा रहा है एंड कार्ब कटायन बन रहा है। फिर स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल कार्ब कटायन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये क्या हो गई आपकी टू स्टेप रिएक्शन, ठीक है, टू स्टेप रिएक्शन। और इसको अगर हम देखें, इसमें ये लात मार के भगा रहा है, तो ये कुछ सीन ऐसा होता है कि R L के साथ पार्शियल बॉन्ड बनाया होता है एंड इधर न्यूक्लियोफाइल के साथ पार्शियल बॉन्ड बनाता है। फिर धीरे 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 देखो, कोई भी आदमी जब दो बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड तो टूटना होता ही है, ठीक है, कोई सा टूटे, जो मजबूत होता है वो रुक जाता है। अब ज्यादा गहराइयों में ना जाते हुए, ठीक है, चलो ठीक है, तो जो मजबूत बॉन्ड होता है वो रुक जाता है, तो इसको बाहर निकाल देगा, इसका बॉन्ड कमजोर था, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो RNU आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, जहां मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहां दो पार्शियल बॉन्ड हो या दो से अधिक पार्शियल बॉन्ड बन रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या फिर ट्रांजिशन फेज, ठीक है, समझ में आया? तो इसमें क्या बनता है आपका ट्रांजिशन स्टेट, और इसमें क्या बनता है आपका कार्बोकटायन, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसमें ट्रांजिशन फेज बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसमें कार्बोकटायन बन रहा है। इसमें केवल एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप में अगला प्रोडक्ट आपका बन जाता है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। और ये हो गई आपकी सेकेंड दो स्टेप रिएक्शन, ठीक है, और ये हो गई आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। SN1 जो रिएक्शन है ये टू स्टेप रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये तो मैंने अभी बताया था, टू स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्यों? इसमें दो स्टेप है, एक में कार्बोकटायन बन रहा है, एक में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बना रहा है। इसमें एक ही स्टेप है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल लात मार के लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है एंड प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। इसमें कार्बोकटायन बनता है, SN1 में कार्बोकटायन बन रहा है, देखो आप बन रहा है कार्बोकटायन,
ये है कार्बोकटायन। और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जब कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा, जब कार्बोकटायन बनेगा ही नहीं तो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। इसकी अगर रेट देखो आप, SN1 की रेट देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ओनली एंड ओनली एक रिएक्टेंट दिया है, सॉल्वेंट उसको सॉल्वेट कर रहा है। तो जब हम लिखते हैं ऐसे AA BB CC DD कोई रिएक्शन है, इसका जब हम वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं एक मिनट, इसका जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, के, ए का कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 1 एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर स्मॉल b, ठीक है। तो ऐसा ही इधर देखो, इसका अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा, के आर एल की पावर 1, ठीक है। ये हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें अगर मैं देखूं, इसमें मेरे दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है एंड एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट। यहाँ न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ये कैसी होगी, एक मिनट, ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाएगी, के आर एल की पावर 1 एंड न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, ठीक है। तो यही मैंने लिखा इधर रेट ऑफ रिएक्शन इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी, ठीक है। इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 क्या होता है, जो भी जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी जितनी भी पावर है उनका सम, तो इसकी पावर 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर 1। और इसमें इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 2, इसलिए इसका ऑर्डर 2। इसकी मोलिकुलरिटी 1, इसकी मोलिकुलरिटी 2, SN1 की मोलिकुलरिटी 1 और SN2 की मोलिकुलरिटी 2। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसको SN1 क्यों बोलते हैं एंड दूसरी वाली रिएक्शन को इसको SN2 ही क्यों बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर 1 होता है इसलिए इसको SN1 बोलते हैं, और इसका ऑर्डर 2 होता है इसलिए इसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, कार्बोकटायन आपका बन रहा है। जब कार्बोकटायन बन रहा है तो अब आप खुद बताओ, कार्बोकटायन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी हिसाब से होगी ना, है ना। जो कार्बोकटायन जहाँ स्टेबल ज़्यादा वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा सीन ही नहीं होता है। जब कोई सीन नहीं होगा आपका कार्बोकटायन फॉर्मेशन जैसा, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी भी मैटर नहीं करेगी। अब ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें, तो इसमें एक फैक्टर मैटर करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जो मैंने बताया था ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करेगा, जहाँ ज़्यादा क्राउडिंग होगी, मतलब 3 डिग्री पे ज़्यादा क्राउडिंग है तो वहाँ रिएक्शन कम कर देगा। तो SN1 में क्या होता है आपका, सॉरी SN2 में आपका क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री की ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की ज़्यादा होती है 3 डिग्री से। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 8वां पॉइंट हमारा कहता है कि रेट ऑफ हैलाइड्स, जो हैलाइड्स अगर हमारे दिए हैं उसमें रेट हमको देखनी है तो कैसे देखेंगे। देखो ये एज अ लिविंग ग्रुप काम कर रहा है यहाँ, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप जो ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप। जैसे मान लो I नेगेटिव अगर मैं देखूँ, एक मिनट यार, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर देखूँ I नेगेटिव, Br नेगेटिव और क्लोराइड आयन एंड फ्लोराइड आयन, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा। अब जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। लिविंग ग्रुप तो वही ज़्यादा, वो देखो कोई भी आदमी अपना घर छोड़ के जा रहा है तो वो ये देखेगा कि मैं बाहर स्टेबल हूँ या नहीं हूँ। अगर वो बाहर स्टेबल है तो वो जाना पसंद करेगा, अगर वो बाहर स्टेबल नहीं है तो वो नहीं जाना पसंद करेगा। सिमिलर केस है यहाँ कि जब I नेगेटिव मोस्ट स्टेबल है तो ये ईजिली अपना घर छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। और ये बेस्ट लिविंग ग्रुप आपका हो जाएगा। तो जो आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप, इसका मतलब वो अच्छे से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो दोनों ही केस में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो ये होगा हैलाइड्स के केस में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अगला पॉइंट देखते हैं, जो SN1 रिएक्शन है। अब आपको मैंने बताया था कि SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट बहुत मैटर करता है। सॉल्वेंट क्या करता है, कार्बोकटायन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है,
कार्ब कटायन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लीविंग ग्रुप को भगाने में काम करता है, लीविंग ग्रुप को भगाएगा तभी तो कार्ब कटायन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बहुत फेवरेबल होता है। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ये लिविंग ग्रुप को सॉल्वेट करके, मैंने बताया था कि लिविंग ग्रुप को सॉल्वेट करेगा, ठीक है। जो स्मॉलर लिविंग ग्रुप है उनको कम सॉल्वेट करेगा, जो बड़े लिविंग ग्रुप है उनको ज़्यादा, मतलब जो स्मॉलर लिविंग ग्रुप है उनको कम सॉल्वेट करेगा, एंड जो बड़े लिविंग ग्रुप हैं उनको ज़्यादा सॉल्वेट करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, तो यही यहाँ पे होगा कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये लिविंग ग्रुप को अच्छे सॉल्वेट करके हटा देंगे, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इसलिए जो SN1 रिएक्शन है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ज़्यादा फेवरेबल होती हैं, जबकि SN2 रिएक्शन है ये पोलर एप्रोटिक में ज़्यादा फेवरेबल होती है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि फालतू में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके अपने न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कम करें, क्योंकि SN1 रिएक्शन में स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसलिए जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करके उसकी स्ट्रेंथ कम कर देगा, इसलिए इनको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अपना 11th पॉइंट बोलता है कि नो इन्वर्जन टेक प्लेस मीनवाइल इन SN1 रिएक्शन वॉल्डन इन्वर्जन टेक प्लेस। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो, अगर हम देखें कि ये है SN2 रिएक्शन, अब इसमें क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इतना समझ लो, पहले देख लो कि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है, ये इधर से अटैक करेगा, ठीक है। जब ये इसके बैक साइड से अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, एक मिनट, ये CH3D और ये H, ये तो ऐसा ही रहने दो। हम अटैक किस पे करा रहे हैं, फ्रंट वाले कार्बन पे जो अटैक करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये Cl3 बाहर हो जाएगा और इधर से अटैक करके इधर OH लग जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा आपका CH3 एंड इधर क्या हो जाएगा H, ठीक है। तो कुछ ऐसे ये बन जाएगा। तो इनका जो ऑप्टिकल, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये उल्टा हो जा रहा है। जब कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। इसको वो वाला वॉल्डन नहीं बोलते हैं, बाल्ड वाला बाल्डन नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कंपेयर द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आप देखो, आपको क्या लगता है, ये एक बार आप खुद से ट्राई करके देखो, हिंट दे दी मैंने, खुद ट्राई करके देखो फिर बताओ। इसमें अगर आप देखें तो हमने क्या बताया था, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो आई के केस में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू क्लोरीन। क्यों, क्योंकि आई नेगेटिव इज बेटर लीविंग ग्रुप देन क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ये हो गया, इसलिए जो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा अगर हम देखें ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या बोल रहा है कि एक जगह आपका इधर क्लोरीन दिया है, एक जगह इधर क्लोरीन दिया है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो क्लोरीन पे 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो 3 लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो रहे होंगे, मतलब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। जब पार्शियल डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा, इसको तोड़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और ये इधर कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, इसको तोड़ने में आसानी होगी। तो जिस बॉन्ड को तोड़ने में आसानी होगी उसका लिविंग ग्रुप भगाने में हमारे न्यूक्लियोफाइल को मज़ा आएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल इसको अच्छे से भगा देगा, इसको अच्छे से भगा देगा, तो इनका जो SN2 का ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है एकदम मजे में, उसको इधर दिख रही है खाली जगह, इधर दिख रही है खाली जगह, और इधर दिख रहे हैं दो पहरेदार, एक पहरेदार ये और एक पहरेदार ये P1 ये P2। तो आप किस पे अटैक करना चाहोगे, जिसके पास दो पहरेदार हैं, दो बॉडीगार्ड हैं, या जिसके पास एक बॉडीगार्ड है? ऑब्वियसली जिसके पास वन बॉडीगार्ड है। जिधर क्राउडिंग कम है, केमिस्ट्री की भाषा में समझे तो जिधर क्राउडिंग कम है उस पर ज़्यादा अटैक होगा, जिधर क्राउडिंग ज़्यादा है उस पर कम अटैक होगा। तो इसलिए इनका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी या इनका जो SN2 का
ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा SN2 रिएक्शन का। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। इसमें हमें देखना है कंपेयर दी रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। लास्ट वाले में भी SN2 रिएक्शन का रेट हमको कंपेयर करना था, इसमें भी करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको न्यूक्लियोफाइल्स देखने हैं। इसमें एक न्यूक्लियोफाइल ये दिया हुआ है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल ये दिया हुआ है। अब आप बताओ दोनों में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ये अगर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये वाला है ना? तो यही आपको यहाँ देखना था। ठीक है, क्या देखना था? एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, इसकी जो SN2 रिएक्शन करने की टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस है और ये एसिड है। तो मैंने बताया था आपको कॉन्जुगेट बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, तो जिसका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग वो अच्छे से रिएक्ट कर जाएगा, है ना? चलो अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी आपको यही देखना है किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। किसकी? सल्फर की। और ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को उतना टाइटली होल्ड करेगा। जिसके पेरेंट जितने स्ट्रिक्ट थे वो अपने बच्चे को उतनी कम छूट दे रहे थे। सिमिलरली यहाँ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा वो अपने लोन पेयर को उतना टाइटली होल्ड करेगा। इसका मतलब लोन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होगी, या हम कहें न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब इसकी SN2 करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो इनका ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें कि दोनों में ही न्यूक्लियोफाइल सेम दिया हुआ है, दोनों में ही सबस्ट्रेट हमारा सेम दिया हुआ है, तो होता क्या है ऐसे में? हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। ठीक है, ये समझ लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इधर देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा तो लीविंग ग्रुप ये भैया हैं, इनके बैक साइड से अटैक करेगा, है ना? जब बैक साइड से अटैक करेगा तो ये निकल लेंगे इधर से, और कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। इधर एच नेगेटिव लग जाएगा और इधर ये हाइड्रोजन आएगा। अब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो होता क्या है, SIP रूल के हिसाब से नंबरिंग कर रहा हूँ। जिसने नहीं देखा वो आइसोमेरिज्म में जाके देख लो, और शायद मैंने GOC के इसके रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टार्टिंग में भी बताया। ठीक है, तो जिसको CIP रूल नहीं पता वो एक बार पीछे की लेक्चर्स देख लो। अगर हम इसके CIP रूल के हिसाब से इनकी नंबरिंग करें तो इसको 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा एंड इसको 4 दूंगा। फिर हम क्या देखते थे, अपना 4 नंबर कौन सी पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल में कि वर्टिकल में? अगर इसमें है तो हॉरिजॉन्टल और इसमें है तो वर्टिकल। तो ये 4 नंबर हमारा इस लाइन में आ रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल पे है। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, 1 से 2 पे जाते थे। 1 से गए हम 2 पे एंड 4 को इग्नोर करते हुए 2 से जाते थे हम 3 पे। ये सर्कल कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने पहला अपना फॉर्मूला जिंदगी का याद करने को बोला था, वो था HCS। इसको याद रखो तो बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो HCS मतलब अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला आपका एटम है वो अगर हॉरिजॉन्टल में है और जो ये रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन होता था S। लेकिन यहाँ जो फोर्थ नंबर ऑफ एटम है, जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला एटम है, ये हॉरिजॉन्टल पे तो है लेकिन इनका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R। ठीक है, चलो सिमिलरली हम यहाँ करते हैं, इसको प्रायोरिटी देते हैं, इसको हम 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे एंड इसको 4 देंगे। अब फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन हमारा किस पे है? हॉरिजॉन्टल पे है। अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 पे जाएंगे और 4 नंबर को इग्नोर करते हुए 2 से 3 पे जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका? क्लॉकवाइज हो गया। जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन S से R हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये एग्जांपल देखते हैं हम। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें आप देखो, ये तो दिख रहा है आपको न्यूक्लियोफाइल है हमारा। अब बताओ लिविंग ग्रुप ये है कि ये है? गेस करके बताओ। लिविंग ग्रुप हमारा ये है। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और इसको भगा देगा। जब ये इसको भगा देगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये तो CH3 ऐसा ही रहेगा तुम्हारा जैसा था, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा। अभी ये ऊपर की साइड क्लोरीन था, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल लगेगा ये अंदर की साइड हो जाएगा। ये हम कहें ये वेज था तो ये डैश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें भी क्या हो रहा है, वॉल्डन इन्वर्जन हो रहा है। जो SN2 रिएक्शन है उनमें वॉल्डन इन्वर्जन होता है। ठीक है, चलो तो आगे तो हमारा कुछ नहीं है, यहीं तक था। मैंने क्या बताया आपको, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमने SN1 रिएक्शन डिस्कस करी एंड SN2 रिएक्शन डिस्कस करी। ठीक है, होपफुली यहाँ तक मज़ा आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।